हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए द हिंदू न्यूज़ एनालाइज करेंगे इन हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा परेशानी आती है कि इंग्लिश द हिंदू न्यूज़ कैसे पढ़ें, तो उसी उसी के लिए मैं हिंदी में लेके आई हूँ द हिंदू न्यूज़। यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 6 जुलाई जीएस पेपर 2 का टॉपिक मैंने सारे टॉपिक्स वाइज ही टॉपिक लिए हैं द हिंदू न्यूज़ से। मैंने अदर टॉपिक नहीं लिया है, जो मुझे ठीक लगा मैंने वही लिया है। भारत भारत को रोकथाम आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब भारत में जो सेवा हैं उन्हें हमें सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए। भारतीयों जैसे कि भारतीयों की जीवन प्रत्याशा और बढ़ने की उम्मीद है। कई लोग पहले ही गंभीर बीमारियों का बोझ झेलने लगे हैं। मतलब जो पहले जीते थे वो नहीं, अब वो अपनी वो जो है वो झेलने लगे हैं, पहले नहीं झेल पाते थे। देश में हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और कैंसर जैसी गैर संचारी रोग एनसीडीएस में खतरनाक वृद्धि हो रही है, जिससे व्यक्तियों और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। NFHS 5 के अनुसार 2022 की कुल मौतों में से लगभग 65% का कारण गैर संचारी रोग NCDs था, जो 2010 से 2013 के 50% से अधिक हो गया है। मतलब जो 10% था अब वो 50%, 65% था वो 50% हो गया है। इन बीमारियों के लिए उपचारात्मक देखभाल से हटकर रोकथाम आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मतलब हमें ये इन बीमारियों को रोकथाम करना बहुत अनिवार्य है। 2024 के लिए केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण मंत्रालय की रुपये 87,657 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये हमारी WHO की रिपोर्ट अनुमान है 2030 तक भारत में एनसीडी के कारण आर्थिक बोझ रुपये 280 लाख करोड़ से प्रति परिवार रुपये 2 लाख के बराबर होते हैं। मतलब 280 जो होते हैं प्रति 2 परिवार 2 लाख के बराबर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान 2030 तक मतलब इतना जो 280 लाख करोड़ से अधिक प्रति परिवार के 2 लाख के बराबर होते हैं। नियमित स्क्रीनिंग विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए गंभीर ले जाने वाली बीमारियों को घटनाओं की काफ़ी हद तक कम कर सकती है। मतलब ये स्क्रीन टेस्ट होते हैं जो विशेष रूप से जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए किए जाते हैं, जो उनकी बीमारियों को देख के घटनाओं को कम कर सकते हैं। वर्तमान में व्यापक स्वास्थ्य जांच जिसका लागत महानगरों में 80,000 से 15,000 तक हो सकता है, महंगी मानी जाती है। यदि सरकार रोकथाम अधिक स्वास्थ्य सेवा अपनाने में सुधार करे तो ये वित्तीय बोझ भी कम हो जाएगा। मतलब जो 8,000 से 15,000 तक होती है वो सरकार कुछ कम कर दे, जैसे कि गरीब किसानों पर नहीं हो पाता कि वो इतना महंगा इलाज करा सके, स्क्रीन टेस्ट करा सकें, इसलिए सरकार रोकथाम अधिक स्वास्थ्य सेवा पर सुधार करेगी तो वो इतना बोझ हमें मतलब इतने पैसे हमें नहीं लगेंगे। 2013 के वित्तीय अधिनियम के तहत सरकार में स्वास्थ्य जांच के लिए IT एक्ट की धारा 80D के तहत 5,000 की कर कटौती अनुमान दी थी। हालांकि पिछले एक दशक में ये राशि स्थिर बनी हुई है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और मुद्रास्फीति 12 से 14% दर में बढ़ रहा है। नीति निर्माताओं को 2025 से 26 के केंद्रीय बजट में इस कर कटौती सीमा को बढ़ाकर कम से कम 15,000 करने पर विचार करना चाहिए। मतलब इस कर को और बढ़ा दिया, उतने के उतने ही रहना चाहिए, जैसे कि जो 15,000 था। आगे का रास्ता, रोकथाम आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकता देने के लिए 3 आयामी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। निजी केंद्र में स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने 40 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम स्क्रीनिंग
कार्यक्रम को सब्सिडी देकर अपनाएं। मतलब जो स्क्रीन टेस्ट कराते हैं उसमें कुछ ना कुछ सब्सिडी दें जिससे उन्हें बोझ ना लगे। कर कटौती सीमा बढ़ाना व्यापक स्वास्थ्य जांच के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। जीएस पेपर 2 का टॉपिक आने वाले वर्षों में भारत की संभावनाएं। वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर राजनीतिक अनिश्चितता का वर्ष रहा है। अधिकांश दुनिया में अब शांति और स्थिरता का खतरा पहुंचने वाला है। कई और समांतर संघर्षों की मूल गवाह रहे हैं। मतलब जो हमारे पीछे 2024 का वर्ष था वो हमारा अधिकांश अशांत था और खतरा पहुंचाने वाला था। इसलिए हमारे जो आने वाले इसकी संभावना है उसके बारे में बात करेंगे। वर्ष 2025 में भारत की नीति निर्माताओं के लिए नई और गंभीर चुनौतियां हो सकती हैं। सीमा संघर्ष अभी भी जीवित और अपरिवर्तित बना हुआ है। किसी भी तरह के तनाव को कम करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए भारत गैंग से अपनी नज़र हटाने को जोखिम नहीं उठा सकती। मतलब जो गैंग होती है उससे नज़र नहीं उठा सकती, नहीं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। चीन ने हाल ही में ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनका उद्देश्य भारत के पीछे छोड़ना है। इसने हाल ही में ब्रेजिंग में विभिन्न फिलिस्तीनी गुट के बीच सलाह वार्ता की सुविधा प्रदान की है। अक्टूबर में पाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाया गया और एक ऐसे मंच पर भारत की आवाज़ को दबा दिया है जिसे पश्चिम विरोध माना जाता है। भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा उथल पुथल हो रहा है। मतलब जो पारंपरिक क्षेत्र उनमें एशिया में उथल पुथल ज़्यादा हो रहा है। नेपाल और श्रीलंका दोनों आज अच्छे मौसम के मित्र की तरह दिखते हैं। सुश्री हसीना के ग्रहण और एक कार्रवाई शासन जो भारत के प्रति खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण है के साथ उदय के साथ भारत मित्रहीन दिखाई देता है। सॉरी पाकिस्तान हमेशा से भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। जो हमारा पाकिस्तान है हमेशा उसने दुश्मनी का भाव रखा है और आज अफगानिस्तान भारत की गणना में प्रमुखता से शामिल नहीं है। भू राजनीतिक क्षेत्र में विकास के बावजूद 2025 में डिजिटल खतरे में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ये खतरा आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने की संभावना है। जीएस पेपर थर्ड के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के संरक्षकों को सख्त करना, उनसे अधिकार ना छीने, मतलब उनको मजबूती देना। दक्षिण निकोबार में 3 वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना का एक तरफा निर्णय स्वदेशी समुदाय को उनकी प्रत्येक भूमि से वंचित कर देगा। ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अब एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल और एक जहाज तोड़ने का यार्ड भी शामिल है। लिटिल निकोबार के तट पर 7 छोटे द्वीप स्थित हैं। सरकारी रिकॉर्ड इन्हें निर्जल वर्गीकृत किया गया है, मतलब इन्हें निर्जन वर्गीकृत में भागों में बांटा है। इनमें से 2 द्वीप जिन्हें आधिकारिक तौर पर मोरा और मोचला कहा जाता है। मई 2022 में अंडमान और निकोबार प्रशासन ने स्वदेशी भूमि अधिकार और प्रबंधन प्रणाली की अनदेखी करते हुए 3 सार्वजनिक नोटिस जारी किए। इनमें 3 वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
मोरा द्वीप पर प्रवर अभयारण्य, मोरचला द्वीप पर मांगोपोंडा अभयारण्य और लिटिल निकोबार द्वीप पर लेदरबैक कछुए अभयारण्य किए हैं। जुलाई 2022 में प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए दावा किया है कि प्रस्ताव अभयारण्य के भूमि और समुद्री पर किसी में कोई दबाव या आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन द्वीपों में राष्ट्रीय हित के तहत पड़ोसी क्षेत्र के लोगों को प्रवास प्रतिबंध होगा। यह निकोबार में ₹72,000 करोड़ों की मांग परियोजनाओं की वजह से हो रहा है। पर्यावरण और सामाजिक नुकसानों की आलोचना को दबाने के उद्देश्य से किया गया है। जीएस पेपर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में लिपि। तमिलनाडु सीएम ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आम जनता के लिए समझाने योग्य रूप में डिकोड करने में सफलता प्राप्त करने वाली विशेषज्ञों या संगठनों के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार घोषित किया है। स्टालिन ने यह घोषणा चेन्नई में सर जॉन मार्शल द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा विकसित सिंधु लिपि, इस लिपि में वस्त्रोत्फोड़ और चित्रात्मक शैली में लघु मोहर, मुद्रा की वर्तन, औजार आदि लिपियां मिलती हैं। इस लिपि के साथ साक्ष्य आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश और उत्तरी पश्चिम भारत में उत्खनन स्थलों में व्यापक रूप से पाए गए हैं। वस्त्रोत्फोड़न दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर से पंक्तियों में लिखा जाता है। मतलब दाईं से पहले हम दाईं की ओर लिखते हैं, फिर बाईं की ओर लिखते हैं। ये पंक्तियों में हमारी ये वस्त्रोत्फोड़न लिखी जाती है। सिंधु लिपि का प्रयोग मृत्तिका या कहानी के दृश्य को चित्र करने के लिए किया जाता है। मनुष्य, पशु व मुद्रा आदि के लिए करते हैं। सिंधु लिपि के विकास में संभावित चरण। प्रारंभिक चरण 35,000 से 27 ईसा पूर्व। एग्जाम्पल, हड़प्पा में रावी और कोटा तीजा मृदा के बर्तन बनाने में किया जाता है। शहरी काल 26,000 से 1900 ईसा पूर्व में 60 उत्खनन स्थलों पर हजारों से ज्यादा शिलालेख पाए गए हैं। हाल ही की खोज सिंधु लिपि संभवतः द्रविड़ भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। तमिलनाडु में पुरातत्वविद ने 10,000 से ज्यादा भित्ति चित्रों की खोज की है, जिसमें 25,000 से 30,000 ईसा पूर्व के शिव कलाकृतियां और 580 ईसा और पूर्व की झाड़ी कलाकृति शामिल है। जीएस पेपर 2 और 3, एवियन इन्फ्लुएंस बर्ड फ्लू और सर्कुलर। महाराष्ट्र में जानवरों में एवियन इन्फ्लुएंस बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने रविवार की सभी राज्यों को एक सर्कुलर भेजा। इसमें संक्रमित या लक्षित वान और अन्य फ्लोएन प्रजातियों को क्वांटिटी करने का निर्देश दिया गया ताकि संरक्षण मनुष्य और अन्य जानवरों में ना फैले। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में नागपुर के एक एनिमल रिव्यू सेंटर में H5N1 वायरल बर्ड फ्लू के कारण 3 वान और 1 तेंदुए की मौत हो गई थी। एवियन इन्फ्लुएंजा अब मवेशी बकरियों, विशेष रूप से बांधों में जंगली जानवरों में पाया जाता है। भारत में H5N1 का पहला प्रकोप 2015 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में देखा गया था। 2020 में यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यहाँ तक कि मुख्य भूमि अटलांटिका तक फैल चुका है। उत्पत्ति 1996 में चीन में फैला एक वायरस का प्रकोप है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।